नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। यह कहानी एक छोटी सी लड़की के जीवन के ऊपर आधारित है, जो कहीं ना कहीं समाज की हकीकत को दर्शाती है। मैं यह नहीं कहता कि यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, लेकिन जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि इस कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई भी जरूर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी हकीकत आप तब जानोगे जब आप स्वयं एक लड़की होंगे। मैं जब पैदा हुई तो सारे गांव में मातम छा गया। माहौल कुछ ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि शायद कोई मर गया हो, क्योंकि मुझसे पहले भी मेरी 3 बहनें थी और सब उम्मीद बनाए हुए थे कि इस बार जरूर लड़का पैदा होने वाला है। लेकिन मैं पैदा हो गई। मैं एक लड़की थी, सावली सी। खैर, माँ बाप ने समाज के डर से मुझे अपना तो लिया, लेकिन मेरा नाम बड़ा अटपटा सा रखा, चिरैया। ना जाने क्या होता है इसका मतलब, ऐसा मैं सोचती थी। मैं बहुत छोटी सी थी, इसलिए मुझे दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में थोड़ी ना पता था। मैं तो अपने जिंदगी में जिए जा रही थी। ऐसे ही कई साल बीत गए और मैं पूरे 8 साल की हो गई, थोड़ा होशियार और समझदार। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ, और वह भी शूद्र जाति का। हमारे हाथों से तो कोई पानी भी पी लेता तो वह अशुद्ध हो जाता। वाह, क्या जिंदगी है। सोचो, ऐसी जिंदगी हम जी रहे थे। मेरे घर में मुझे लेकर कुल 6 लोग थे, इसलिए घर का खर्च नहीं चल पाता था। मेरे पापा मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। मेरी 3 बहनें मम्मी और पापा की मदद करती थी और मैं कुछ अलग करने को सोच रही थी। मेरे घर के बगल में ही ईंट का भट्टा था, जहाँ पर ईंटें बनते थे, और मैं वहाँ पर काम करने लगी। मुझे दिन के 25 रुपए मिल जाते थे, लेकिन मेरे परिवार की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए मैं रोज़ शाम को वहाँ से लौटते समय कुछ कोयलों को चोरी कर लेती थी और उसे बेच देती थी। उसके मुझे ज़्यादा कुछ नहीं तो 4-5 रुपए मिल जाते थे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, पहनने को बेहतर कपड़े भी नहीं थे, इसलिए हमारे घर पर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरी बहनें भी स्कूल कभी डर के मारे गई नहीं, लेकिन मैंने तो ठान लिया था, चाहे जो हो जाए मैं स्कूल तो जरूर जाऊंगी। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक स्कूल था। वह सरकारी स्कूल था, लेकिन वहाँ जब हम लोग जाते थे तो स्कूल का मास्टर हमें डंडे मारकर भगा देता था, क्योंकि हमारी स्थिति ही कुछ ऐसी थी। हमें कोई अपने पास तक नहीं बैठाता था। शरीर पर फटे हुए कपड़े और गंदे बिखरे बाल। हाँ, हमें लोग तब याद करते थे जब गाँव में कोई कार्यक्रम या शादी ब्याह हो, फिर कोई मेला लगा हो। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि वहाँ के जूठे बर्तन कौन उठाएगा, झाड़ू कौन मारेगा, यह सब काम हम लोग ही करते थे। और हाँ, इसके बदले हमें कुछ पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन उतने नहीं मिलते थे जितने में हमारा खर्च चल सके। और काम होने के बाद कुछ ज़्यादा पैसे की डिमांड करते तो हमें लात घूंसे और गालियाँ मिलती, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारे साथ होता था। हम इतना ठोकर खा चुके थे जिंदगी में कि हमारा पत्थर दिल हो चुका था। हमें भी चोट लगती है यार, हमें भी दुख होता है, लेकिन क्या करें, आंखों से आंसू तक नहीं निकलते। हम अपनी कहानी बताएं तो किसको बताएं? हमारी कहानी सुनता भी कौन? इसलिए हम अपनी ही दुनिया में मस्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारा समाज हमसे प्यार के बजाय नफरतों से हमें पाल रहा था। यह कहानी हमारे अपने समाज की ही है, हमारे आसपास की है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। आखिर क्यों? हमारा समाज इनसे इतना घृणा क्यों करता है? इन्हें इतना तकलीफ क्यों देता है? अगर आप और हम इनके दुख और तकलीफ को महसूस करें ना, तो इनके आंखों से निकले हुए आंसू से मीठा समंदर भी खारा हो जाए। अब चिरैया पूरे 12 साल की हो चुकी थी। अब वो अपनी माँ के साथ घरेलू काम सीखने लगी, जो लड़कियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बेचारी चिरैया, अपनी माँ की लाडली बेटी, अपना ख्वाब भूलकर माँ के साथ हाथ बटाने लगी। अब हर रोज यही सिलसिला चलने लगा मेरी जिंदगी में। और एक दिन ऐसे ही काम करते करते शाम अंगड़ाई ले रहा था और बहुत ही जल्द शाम हो गई, इसलिए हम सूखा रूखा जो भी हमारे पास था खाकर हम सो गए। सब लोग सो रहे थे और मेरे पापा की खांसने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें टीबी हुआ था, वह काफ़ी बीमार थे। हमारे पास खाने को तो खाना तक नहीं था, तो दवाई कहाँ से खिलाती मेरी माँ? भला उस रात को मैं कैसे भूल जाऊँ? उस दिन ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है, उजाला होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मैं हल्की हवाओं के झोंके में कहीं खो गई।
सारा गम भुलाकर। और मेरे घर में जल रहे छोटे से दिए की ज्योति उस अंधेरी रात में इतना प्रकाशित हो रहा था जैसे मानो कोई मोती हो। इतना अनुपम दृश्य देखकर मेरी आंखें लगने लगी और मैं सो गई। अभी कुछ ही समय बीता था कि तभी मेरी आंखें अचानक में खुल गई। शायद बुरा सपना देख रही थी और मैं क्या देखती हूँ कि मेरा घर आग की लपटों से घिरा हुआ था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सबकी नींद खुल गई, सब लोग भागने लगे। हम सभी घर से बाहर आ गए थे, लेकिन मेरे पापा नहीं आए थे। इसलिए मेरी बड़ी बहन अंदर चली गई उस आग से घिरे घर में। मैं और मेरी माँ, मेरी बहन चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। आग भयंकर हो चुकी थी, लेकिन दीदी पापा को बचाने के लिए अंदर चली गई और फिर लौटकर कभी नहीं आई। उस आग में मेरे पापा और मेरी दीदी मर गए। उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाई। पापा का हाथ तो ऊपर से उठ ही चुका था, लेकिन लगता था कि भगवान का भी हाथ ऊपर से उठ चुका था। हमारा भरा पूरा परिवार मानो बिखरने लगा। जब मैं पैदा हुई तो गांव में मातम छा गया था और उसके ठीक 3 साल बाद ही मेरी एक बहन भी मर गई थी। इसलिए मुझे लगता था कि मैं श्रापित हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, यह बस मेरा भ्रम है। और कुछ दिनों बाद हम इलाहाबाद के कुंभ मेले में चले गए। वहाँ अपने पापा और दीदी का श्राद्ध किए और उन्हें अंतिम विदाई देकर वहाँ कुछ दिनों तक रुकने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ हमेशा कोई ना कोई भंडारा करवाते ही रहता, इसलिए खाना खाने का टेंशन नहीं था। मैं और मेरी माँ बहन सारे दिन घूमते और मेला का आनंद लेते। हर दिन हम ऐसा ही करते और समय का पहिया चलता ही जा रहा था। और कुछ दिनों बाद मेला खत्म होने वाला था, इसलिए साधु संतों के दर्शन के लिए काफी भीड़ उमड़ी थी और हम भी दर्शन के अभिलाषी थे, इसलिए हम भी भीड़ का हिस्सा बन गए। हम सोच रहे थे कि शायद अब दुखों के सागर से निकल जाएंगे और हमारा भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और अचानक भगदड़ मच गई। मेरी बूढ़ी माँ न जाने कहाँ खो गई। हम रोते बिलखते उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों गांव लौट आए, सारा परिवार छोड़कर वो गंगा नदी किनारे। मानो तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम धीरे धीरे अपने घर को फिर से बसाने की कोशिश करने लगे। अब सारी जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन खुशबू पर आ गई थी। वो बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे काम आसानी से मिल जाता था। मेरी बहन घर जाकर झूठे बर्तन धोने का काम करने लगी और उसी बीच मेरी बहन के साथ एक हादसा हो गया और मैं अनाथ हो गई। मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं था, ना बाप था ना माँ थी। इसी समाज के भूखे कुत्ते भेड़ियों ने मेरी बहन के साथ ऐसा काम किया जिससे आज वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। उस दिन हम दोनों बहनें सुबह जल्दी उठ गए थे और जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके मेरी दीदी काम पर चली गई थी और मैं सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने बगीचे में चली गई। मेरी बहन जूठे बर्तन और झाड़ू मारने का काम करने के लिए गांव में लोगों से काम मांगती और मिल भी जाता। उसी बीच उसे एक लड़के से प्यार हो गया, जहां वह अक्सर बर्तन धोने जाया करती थी। मैं सोचती थी कि वह लड़का भी मेरी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ मेरी बहन के जिस्म के हवस का भूखा था। वह लड़का सिर्फ अपने मौके की तलाश में था और एक दिन उसे मौका मिल भी गया। वो अपने दोस्तों के साथ मेरी बहन की इज्जत लूट ली और उस छीना झपटी में मेरी बहन की जान चली गई। काफ़ी देर तक मैंने अपनी बहन का इंतजार किया। वह शाम होने वाली थी, लेकिन अभी तक मेरी बहन का कोई अता पता नहीं था। मेरा मन घबरा रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगी। गांव के अंदर जाकर देखा, वहाँ भी कोई पता नहीं चला। फिर मैं बगीचे में गई जहाँ मैं सूखी लकड़ियाँ लेने जाती थी। फिर मैं वहाँ क्या देखती हूँ कि खून से लथपथ मेरी बहन वहाँ पड़ी हुई थी। कपड़े फटे हुए थे, अभी कुछ सांसें बाकी थी मेरी बहन की। उसकी नम आंखें बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं तिलमिला उठी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जोर जोर चिल्लाने लगी, रोने लगी, कोई है क्या, कोई मेरी मदद कर सकता है? लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। रोते और चिल्लाते चिल्लाते मैं बेहोश हो गई और सुबह कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। लोगों ने मुझे देखा, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और जब मेरी बहन की लाश सड़ने लगी तो यह खबर प्रशासन को मिल गई और ठीक 4 दिन बाद मेरी बहन की लाश को उठाया गया और यह खबर गांव में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। मैं सभी से हाथ जोड़कर इंसाफ के लिए गुजारिश कर रही थी, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था।
क्योंकि जिस लड़के ने मेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था वह ऊंची जाति का था और हमारी जाति का तो अता पता ही नहीं था। हम समाज के जो गंदी गटर होती है उसके कीड़े के बराबर थे, इसलिए किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी बहन को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, क्योंकि वैसे भी मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं था जिसकी मुझे फिक्र होती। इसलिए मैं भी हिम्मत बांध कर लोगों से पता लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चली गई न्याय के लिए। वहाँ पर मैं पहुँच तो गई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे वहाँ सब लोग देखकर हैरान थे और चकित भी कि एक छोटी सी लड़की यहाँ कर क्या रही है। मैंने अपना हाल हर किसी को बताया, हर किसी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बातें शायद किसी को समझ में नहीं आ रही थी। लोग मुझे भिखारी समझ रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और मैं बहुत दिनों से कुछ खाई पी भी नहीं थी। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तभी अचानक में मेरे पास एक बूढ़ा सा आदमी आता है और मुझे अपने साथ ले जाता है। खाने के लिए उसने कुछ रोटियां भी दी। मुझे अच्छा लग रहा था। वह बूढ़ा आदमी कौन था यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन वह जैसे अचानक में आया था वैसे ही अचानक में वह गायब भी हो गया। मेरा पेट तो भर चुका था, इसलिए मुझे नींद आ गई और वहीं सड़क के किनारे कोने में जाकर सो गई। और अगली सुबह मेरा केस लड़ने के लिए एक आदमी तैयार हो जाता है। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था, वो मेरी कहानी जानता था, वो मुझे इंसाफ दिला कर ही रहेगा ऐसा वह कह रहा था। और हम कुछ दिनों बाद अपना केस जीत गए। मैं बहुत खुश थी। मुझे रोटी खिलाने वाला इंसान कोई और नहीं, यह वकील साहब ही थे। अंधेरा ज़्यादा था इसलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। वह बिल्कुल मेरे बाबा जैसे दिख रहे थे, इसलिए मेरे मुंह से उनके लिए जो शब्द निकले, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। इतना ही सुनते ही वकील साहब की आंखों में आंसू आ गया। मेरा उनसे अलग ही एक रिश्ता जुड़ चुका था, बाप और बेटी का, और वह मुझे अपने घर ले आए। वकील साहब की पत्नी भी घर पर ही थी। वकील साहब ने मेरा पूरा किस्सा बताया तो वह फूट फूट कर रोने लगी, मुझे गले से लिपट गई। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मुझे गोद लेने का, और उन्होंने मुझे गोद ले लिया। उन्हें उनकी बेटी मिल गई और मुझे मेरे माँ बाप। मुझे बहुत प्यार मिला, खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा सपना था स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, इसलिए मैंने मन लगाकर खूब पढ़ाई की। देखते ही देखते 30 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। काफ़ी कुछ बदल गया था। वहीं 55 किलोमीटर दूर हरिपुर गांव में स्कूल का उद्घाटन होना था। वहां पर कविता राय जी को बुलाया गया था, जो कि एक IPS अधिकारी थी। मीटिंग में बिजी होने के कारण वहां पर वह 2 घंटे लेट पहुंची थी। तब तक स्कूल में काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। वह जगह उन्हें जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्कूल का उद्घाटन किया और बच्चों को चॉकलेट, कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें बांटने लगी। स्कूल में आए हुए सभी लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई। काफ़ी खुशनुमा माहौल था। वहाँ के प्रमुख लोगों का अभिवादन कर रहे थे और स्वागत भी। उन्होंने 2 बात अपनी स्कूल की ज़िंदगी के बारे में कहने के लिए कविता जी को कहा। कविता जी स्टेज पर चढ़ गई और हाथ में माइक लिए कुछ कहने वाली थी कि उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की लोगों के जूठे पत्तल दोना उठा रही थी और झाड़ू मार रही थी। यह देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, आज भी अपना समाज बदला नहीं है। आज भी एक चिड़ैया अपना ख्वाब लिए बिखरे हुए पंख के साथ उड़ना चाहती है, लेकिन हमारा समाज उसे उड़ने नहीं देना चाहता। कविता जी क्या कह रही थी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने बोला, बेटी तुम क्या कह रही हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कविता जी की आंखें नम हो चुकी थी। उन्होंने बोला, बाबा मैं चिड़ैया हूँ तेरे गाँव की। लोगों ने उन्हें पहचान लिया था। गांव के बड़े बुजुर्गों का सीना गर्व से फूल गया था। लोगों की आंखें नम हो चुकी थी और कविता जी ने उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई, जो वहाँ पे झाड़ू मार रही थी। वह भी अनाथ हो चुकी थी, इसलिए कविता जी ने उस लड़की को गोद ले लिया और इस तरह चिड़ैया ने अपने सपनों को साकार किया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है अपने जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी मुश्किलें आए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। हार कभी भी नहीं मानना चाहिए अंतिम सांस तक, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।